नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों से मिले राहुल गांधी। केंद्र सरकार को बताया किसान और गरीब विरोधी, 15 दिन से दे रहे हैं धरना। हड़ताल पर पाबंदी की सिफारिश के खिलाफ वकील, अदालतों में ठप रहा कामकाज, विधि आयोग का सुझावों का विरोध। सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए जस्टिस कर्णन। अवमानना मामले में जवाब के लिए 4 सप्ताह का वक्त। प्रशासनिक और न्यायिक काम वापस सौंपने की अपील खारिज। गौहत्या पर गुजरात में आजीवन कारावास। कानून में संशोधनों को विधानसभा की मंजूरी। गौमांस बेचने पर 10 साल की सजा। और 8 मुख्य उद्योगों की ग्रोथ में भारी गिरावट। फरवरी में 1% पर पहुंची वृद्धि दर। कच्चा तेल, गैस, उर्वरक और सीमेंट उत्पादन पर बुरा असर। और आइए देखते हैं पहली खबर। देश भर में वकीलों के आज काम न करने से अदालती कामकाज पर खासा असर पड़ा और कई मामलों की सुनवाई भी टालनी पड़ी। वकील विधि आयोग की ओर से एडवोकेट एक्ट में संशोधन की ओर से दी गई सिफारिशों का विरोध कर रहे हैं और सरकार से इसे खारिज करने की मांग की है। देश भर के हाई कोर्ट और जिला अदालतों के वकीलों ने शुक्रवार को कोर्ट का कामकाज नहीं किया। वो एडवोकेट एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। विधि आयोग ने एडवोकेट संशोधन बिल में वकीलों के हड़ताल पर जाने पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। हम लोग लॉ मिनिस्टर से मिले थे, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर से, और उन्होंने आश्वासन दिया कि डेमोक्रेटिक सेटअप जो वकीलों का है उसको हम नहीं टच करेंगे, बाहरी लोगों को नहीं लाएंगे। फिर भी हम लॉ कमीशन के इस रिपोर्ट का, इस ऐसे काले कानून का जो प्रस्ताव उन्होंने दिया है उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम उसका विरोध कर रहे हैं। वकीलों को विधि आयोग की ओर से की गई कई सिफारिशों पर आपत्ति है। इसमें दुर्व्यवहार की परिभाषा, वकील के काम नहीं करने पर मुवक्किल को मुआवजा देने, लापरवाही बरतने पर वकीलों का लाइसेंस वापस लेने की सिफारिश शामिल है। इसके अलावा वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के गैर विधिक पेशेवरों को शामिल करने और बार काउंसिल के अधिकार में कटौती के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि विधि आयोग की सिफारिश से वकीलों के कामकाज पर सीधा असर पड़ेगा। पूरे एडवोकेट्स एक्ट में, उसके रूल्स में ये कहाँ इतनी कोई ऐसी पावर नहीं रहेगी। एडवोकेट जो है वो आज की तारीख में बिना दांतों का लॉयन हो गया है। ट्रूली स्पीकिंग, आप सारे लॉ पढ़ लो, जो एडवोकेट की जितनी पावर्स हैं वो सिंपल पेपर के ऊपर लिखी है, इसके अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील इस हड़ताल में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने सफेद पट्टी बांधकर विरोध जाहिर किया। गुरुवार को वकीलों के प्रतिनिधि मंडल ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनके साथ चर्चा के बगैर बिल को पास नहीं किया जाएगा। विधि आयोग ने एडवोकेट एक्ट में संशोधन से जुड़ी रिपोर्ट कानून और न्याय मंत्रालय को सौंप दी है। बार काउंसिल का कहना है कि ऐसा कानून लाने से पूरे भारत में वकालत के ऊपर सवालिया निशान उठ सकते हैं और साथ ही साथ आम जनता का इससे भरोसा भी उठ सकता है। कैमरा पर्सन मुनीश भल्ला के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ विकास सिंह हैं, जो कि पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं और वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। विकास जी, स्वागत है आपका। विकास जी, जिस तरीके से विधि आयोग के अध्यक्ष जो हैं, जो उन्होंने तमाम बातें कही, लेकिन उनका जो एक प्रमुख बयान है जो मैं अंडरलाइन करूंगा, उनका कहना है कि ये जो सुझाव है इसके जरिए वकालत का पेशा और वकील दोनों पर आम आदमी का भरोसा बढ़ेगा और निष्पक्ष होने के साथ साथ पारदर्शिता बढ़ेगी। हेलो जी विकास जी, तो ऐसे में ये जो विरोध है ये फिर किन मुद्दों पर है और इसके पीछे के तर्क क्या हैं? देखिए, जो विरोध है, जो अभी जो मूल रूप में जो समझ में आ रहा है विरोध, वो ये है कि अभी जो अमेंडमेंट की जो प्रस्ताव आ गई है लॉ कमीशन के द्वारा,
ये प्रस्ताव लाना नहीं चाहिए था बिना बार एसोसिएशंस को पूरे कंट्री के डिस्कस किए हुए, बिकॉज उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेक है जी। और जिसको आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं उसके अगर राय को अगर आप ना सुने और बिना सुने अगर कोई कानून बनाने की अगर प्रक्रिया स्टार्ट कर दें तो मूल विरोध तो उससे है। दूसरा विरोध का ये मुद्दा है कि जो एडवोकेट का राइट है वर्क स्ट्राइक करने का, कि जब चाहे वो कोर्ट में स्ट्राइक कर दे और काम बंद करा दे कोर्ट का, वो राइट को वो कहते हैं हमारा मौलिक अधिकार है और उस राइट को आप ले नहीं सकते हैं। और तीसरा विरोध ये है कि इस कानून में एक प्रावधान दिया जा रहा है कि जो लिटिगेंट है अगर उसको ये फील हो कि मेरे वकील ने ठीक से मेरा काम नहीं किया या स्ट्राइक की वजह से मेरे को कोई नुकसान हुआ, तो एक कंपनसेशन देने की बात है उस क्लाइंट को, तो उसके खिलाफ वो तीसरा विरोध ये है। बट मेरा खुद का मानना है कि ये एक मामला डेफिनेटली एक लार्जर डिबेट का होना चाहिए। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं, आज 27 साल हो गए। सुप्रीम कोर्ट आज तक कभी स्ट्राइक पे नहीं गया है, कभी एक दिन का भी स्ट्राइक आज तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है। तो आफ्टर ऑल हम भी तो वकील कम्युनिटी के हैं, उसी कम्युनिटी के हैं जिस कम्युनिटी के लोग बाकी लोग कर रहे हैं। कोई हमको ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जो हम अपना प्रोटेस्ट दाखिल कर सके बिना हमारे क्लाइंट को सफर किए हुए। हमारे क्लाइंट का क्या दोष है? हमारे अगर साथ कोई जाति हो रही है, सरकार अगर कोई जाति कर रही है, तो हमको कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे कि हम प्रोटेस्ट भी करें और उस प्रोटेस्ट में हमारे क्लाइंट का नुकसान ना हो। क्लाइंट आज के दिन में कोर्ट का ये आलम है कि आप जाइए, कोर्ट की पेशी होती है, अगर कोई वजह से आप डेट मांगिए तो अगला डेट 3 महीने बाद मिलता है। तो 3 महीने का नुकसान एक क्लाइंट के लिए, जहां इस देश में ऑलरेडी कानून व्यवस्था में इतनी शिकायत है कि कानून बहुत धीरे चलता है और डिसीजन में बहुत डिले है, तो उस डिलेड डिसीजन मेकिंग में एक वकील एक माध्यम बन जाए फर्दर डिले के लिए, ये एक चीज सराहनीय नहीं है। इसलिए इस पे लार्जर डिबेट होना चाहिए। बार के जितने भी जो इंपॉर्टेंट लोग हैं बार के पूरे कंट्री के, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। और मेरे को पूरा विश्वास है कि अगर बार को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा तो जरूर कोई रास्ता निकलेगा, ऐसा रास्ता मिडिल पाथ निकलेगा जिसमें कि लॉयर्स का राइट प्रोटेस्ट करने का भी बरकरार रहे और साथ साथ लिटिगेंट्स का नुकसान नहीं हो। बिल्कुल विकास, जो आपने बात कही, बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है। बहुत अहम बात आपने कही और जो आपने तथ्य दिया बहुत सही भी है। वक्त के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट में हम देखते हैं जिस तरीके का सिस्टम और जिस तरीके से क्लाइंट को सेटिस्फाई किया जाता है या फिर आप लोग मदद करते हैं, लेकिन वहीं दूसरा पक्ष भी है जिला अदालतों में, जहां पर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी राय ऐसी लगती है कि जो ये तमाम रिकमेंडेशंस हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं जिला अदालतों की जो हालत है, वहां पर जिस तरीके का रवैया है या फिर वहां पर जो बार काउंसिल्स होती हैं उनके जिस तरीके के अब तक के निर्देश या फिर तमाम व्यवहारिक पक्ष रहे हैं, शायद वो कहीं ज्यादा बड़े आधार दिखते हैं। और एक जो पक्ष है सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्च अदालतों का, वो शायद उसमें कहीं पीछे दब गया है। देखिए, जो जिला न्यायालय में जो स्ट्राइक जिस तरह से चलता है, और अगर आप आंकड़े उठा करके देखिए और स्टेट वाइज देखिए तो 5 साल में देखिएगा सैकड़ों दिन का कोर्ट का नुकसान हुआ है जिला के एडवोकेट्स के स्ट्राइक करने की वजह से। मैं ये नहीं कहता कि जिला के वकील जो है हमारे वकील नहीं है, वो भी उतने ही वकील हैं, लेकिन शायद अगर एक लार्जर डिबेट में जिला के भी जो टॉप लॉयर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाएगा और हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी सीनियर लॉयर्स जो रेप्यूटेड लॉयर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा इस डिस्कशन में, तो एक डिस्कशन के दौरान एक कुछ रास्ता जरूर निकल सकता है। जो आर्बिट्ररी तरीके से बार काउंसिल ने रिकमेंड कर दिया बिना लॉयर्स के कम्युनिटी को डिस्कस किए हुए, और बार लॉ कमीशन ने भी रिकमेंडेशन आगे बढ़ा दिया, इस पे एक बहुत ज्यादा वो है लॉयर्स के बीच में बहुत जबरदस्त रंजिश है कि भाई हम लोग को कंसल्ट बिना किए इस तरह का कानून आप कैसे लेकर के आ रहे हैं। लेकिन कोई ना कोई अगर डिस्कशन होगा वो भी समझेंगे। अगर आप किसी भी लॉयर से, लॉयर्स बड़े रीजनेबल होते हैं, किसी भी लॉयर को अगर आप 1-to-1 डिस्कस कीजिए कि भाई तुम्हारे क्लाइंट ने क्या गलती की है, आज तुम्हारे साथ कोई जाति हो रही है या तुम्हारे कोई अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उसमें तुम्हारे क्लाइंट ने क्या गलती की है, उसका क्या दोष है कि तुम उसको पनिशमेंट तो देखिए सिर्फ उसी को मिलता है। सिस्टम को पनिशमेंट अगर आप देना चाह रहे हैं तो एक्चुअल पनिशमेंट किसको मिल रहा है? सिर्फ क्लाइंट को मिल रहा है और कोई पनिशमेंट नहीं ले रहा है। तो इसलिए वो क्लाइंट का क्या दोष है
जिसकी वजह से आपको जो रंजिश है, आपके साथ जो जाति हो रही है, उसका आप उसके ऊपर क्यों निकाल रहे हैं? तो अगर ये डिबेट पे सामने आएगा तो जरूर सारे लोग मानेंगे और उसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा कि हाँ, इस तरह से आप प्रोटेस्ट, जैसे आज हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, हमने सबने व्हाइट बैंड लगाया। जी जी, वो भी एक प्रोटेस्ट है। जजेस भी देख रहे हैं, मीडिया भी देख रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स ने एक प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट तो एक माध्यम होता है लोगों को बताने का कि हमारा ये मुद्दा है। बिल्कुल, उस माध्यम को हम किस तरह से इस्तेमाल करें कि हमारा भी काम हो और साथ साथ न्याय प्रणाली की कोई बिल्कुल विकास ने बहुत अहम बात कही और यही चाहिए कि इस पूरे मुद्दे पर डिबेट में लाना चाहिए। बार काउंसिल के अधिकारों की कटौती हो या फिर दूसरे जो सुझाव हैं उसको लेकर एक व्यापक बहस हो और सभी पक्ष जो से जुड़े हुए हैं उनके साथ गहन चर्चा हो और उसके बाद बीच का एक ऐसा रास्ता जिससे न्यायपालिका और क्लाइंट और आप लोग सभी संतुष्ट हों, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं शायद सरकार इसी रास्ते पर आगे बढ़े। ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार किसानों की आवाज नहीं सुन रही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है कि वो किसानों की मदद करें। राहुल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कर्ज माफी की मांग को लेकर धरने पर बैठे तमिलनाडु के किसानों से मुलाकात की। दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दे रहे तमिलनाडु के किसानों को कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। शुक्रवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी प्रदर्शन कर रहे किसानों से मिलने पहुंचे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार गरीब और किसानों की अनदेखी कर रही है। इनकी आवाज न हिंदुस्तान की सरकार न हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सुन रहे हैं। पिछले 3 सालों में 1,40,000 करोड़ रुपया 50 हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का माफ किया है। इनकी क्या गलती है? इनकी क्यों नहीं मदद हो रही है? इनका कर्जा माफ क्यों नहीं हो रहा है? डीएमके नेता कनिमोझी ने भी किसानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में किसानों की हालत खराब है, लेकिन केंद्र सरकार उनकी गुहार नहीं सुन रही है। DMK has been raising this time and again in the parliament, but there's no assurance from the central government that the loan will be waived. It's just not only Tamil Nadu, it's all over India that the farmers are in such a plight, but the central government is not responding to it. पिछले कई हफ्तों से दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु से आए करीब 200 किसान धरने पर बैठे हैं। तमिलनाडु के क्षेत्रीय दलों समेत कई पार्टियों के नेता इन किसानों के समर्थन में पहुंचे। संसद में भी कई बार ये मुद्दा उठ चुका है। किसानों का प्रतिनिधिमंडल कई केंद्रीय मंत्रियों और राष्ट्रपति से मिल चुका है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। किसान चाहे सहकारिता बैंक से ऋण लेता हो चाहे किसी बैंक से, उसको ये राज सहायता 5% भारत सरकार के खजाने से, 4% किसान तो लगता था कई राज्य सरकारों ने अपने राज खजाने से देना शुरू किया है। किसानों का दावा है कि इस साल तमिलनाडु में 400 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। कर्ज माफी और मुआवजे की मांग को लेकर ये किसान शरीर पर आधा कपड़े पहने और हाथ में मानव खोपड़ी लिए धरने पर बैठे हैं। किसानों ने मांगे नहीं माने जाने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। तमिलनाडु के साथ ही महाराष्ट्र और दूसरे कई राज्यों में किसानों के कर्ज के बोझ के चलते आत्महत्या करने की खबरें आई हैं। मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी। उधर राज्यसभा में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी सांसद विशंभर प्रसाद निषाद ने बुंदेलखंड के किसानों के कर्ज माफी के लिए सरकारी संकल्प पेश किया। इस पर सरकार ने भरोसा दिलाया कि वो परेशान किसानों की मदद के लिए कोशिश करेगी। समाजवादी पार्टी सांसद विशंभर प्रसाद निषाद ने गैर सरकारी संकल्प के जरिए बुंदेलखंड के किसानों के लिए सरकार से 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की। फसलें न होने से किसान परेशान है, आमदनी का कोई और जरिया न होने से लोग या तो
गांव से पलायन कर रहे हैं या फिर सरकारी योजनाओं के तहत कर्ज ले रहे हैं। कर्ज न चुका पाने के कारण किसान आत्महत्या के लिए विवश हो जाता है। तकरीबन सभी दलों के सांसदों ने बुंदेलखंड के किसानों की हालत पर चिंता जाहिर की। सरकार को कोसने की बात नहीं कहेंगे, हम सभी लोगों की सम्मिलित जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम सभी लोग मिलकर के बुंदेलखंड के विकास के संदर्भ में सोचें। वन, खनिज, कृषि, जल, उद्योग, पर्यटन को ही आधार मानकर हम लोग इस इलाके का विकास कर सकते हैं। छोटे छोटे जो नदी है उस नदी को बर्बादी की ओर ले गया है, जिसके कारण से आज किसान पानी के लिए बर्बाद हो रहे हैं। साथ साथ किसान के साथ साथ आम नागरिक भी वहां पर जो है सो बर्बाद हो रहे हैं। इस पर सरकार ने कहा कि वो इस इलाके के किसानों की मदद के लिए कई कदम उठा रही है। वहां के किसानों को अच्छे बीज मिले, अच्छी टेक्नोलॉजी की जानकारी मिले, इसके लिए भी हमारे विभाग की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। इसके बाद सदन की कार्यवाही अगले बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विशाल दहिया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जीएसटी परिषद की आज अहम बैठक हुई, जिसमें जीएसटी से जुड़े कई नियमों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय वित्त मंत्री की अगुवाई में हुई इस बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट, वैल्यूएशन, ट्रांजैक्शन, प्रोविजनल और कंपोजिशन के लिए जीएसटी नियमों को सैद्धांतिक मंजूरी मिली। जीएसटी की अगली बैठक 18 और 19 मई को होगी। लोकसभा से 29 मार्च को जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों को चर्चा के बाद पारित किया गया था। Today as the position stand out of the 9 set of rules, the original 5 which we had approved have been corrected in terms of the amendment and brought in consonance with the Act. Those now become final, and the 4 new rules have been tentatively approved, will be put in public domain, and in the next meeting will be taken up for consideration. कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश CS कर्णन आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। भारतीय न्यायिक इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी मौजूदा जज की पेशी हुई है। कोर्ट ने अवमानना नोटिस का जवाब देने के लिए कर्णन को 4 सप्ताह का वक्त दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज CS कर्णन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की खंडपीठ के सामने पेश हुए। उन्होंने प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार वापस देने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने अवमानना नोटिस का जवाब देने के लिए उन्हें 4 हफ्ते का वक्त दिया है। Not to attend the judicial work and administrative work. Without hearing my say, the honorable judges passed that impugned order, which is against the principle of natural justice and also against the prime articles 1421 of the Constitution. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने जस्टिस कर्णन से पूछा कि क्या वो बिना शर्त माफी मांगना चाहते हैं, साथ ही क्या कर्णन अपनी वो शिकायत वापस लेना चाहते हैं जिसमें उन्होंने जजों के खिलाफ आरोप लगाए हैं। जस्टिस कर्णन ने इन सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार जैसे आरोप लगाए। Honorable judges violated the principle of natural justice and the prime articles 1421 of the Constitution. As such, the honorable judges functioning and operating judicial power with malafide intention, besides possessing vengeance against the Dalit judge. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को जस्टिस कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। कर्णन के पेश नहीं होने के बाद यह कदम उठाया गया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल के GDP ने जस्टिस कर्णन के घर जाकर वारंट तामील कराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे पर शराब दुकानों से जुड़े नियम में बदलाव किया है। 20,000 तक की आबादी वाले इलाकों में अब 500 मीटर की जगह 220 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें नहीं होंगी। यह आदेश सिक्किम, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में भी लागू होगा। कोर्ट ने 15 दिसंबर 2016 को हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब दुकानों पर पाबंदी लगा दी थी और कोर्ट ने साफ किया था कि जिन शराब कारोबारियों का लाइसेंस 15 दिसंबर 2016 के निर्णय से पहले मिला है वो 30 सितंबर तक दुकान चला सकते हैं और बाकी सभी को 1 अप्रैल से दुकानें बंद करनी होगी। गुजरात में गोहत्या के लिए 10 साल से की आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। गुजरात विधानसभा ने आज इससे जुड़ा संशोधन विधेयक पारित कर दिया। अब गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां गौहत्या पर उम्र कैद की सजा होगी। नए कानून में जुर्माना राशि को दोगुना कर दिया गया है। गौहत्या पर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। गौमांस बेचने और रखने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।
ये बिल गौहत्या के लिए अधिकतम सजा 10 साल पहले रखी गई थी, लेकिन गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने इसे आजीवन करने का प्रस्ताव किया, जिसे मंजूर कर लिया गया। पुराने नोट बदलने की समय सीमा आज खत्म हो गई। नोटबंदी के दौरान देश से बाहर रहने वाले भारतीयों को 31 मार्च तक का वक्त मिला था, लेकिन हजारों की संख्या में लोग आरबीआई के बाहर कतारों में लगे रहे और अपनी गाढ़ी कमाई के पुराने नोट बदले जाने की उम्मीद करते रहे। 100 साल की गुलाबो देवी की आंखों में आंसू हैं। वो 10,500 रुपए बदलवाने के लिए हाथरस से दिल्ली पहुंची थीं, लेकिन यहाँ निराशा हाथ लगी। दिल्ली के संगम विहार से आई राम बेटी भी 4,500 रुपए बदलवाने के लिए रात से लाइन में लगी हैं। राम बेटी के घर में एक शादी है, लेकिन राम बेटी जैसे हजारों लोगों को निराशा हाथ लगी। कई लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके देश के दूसरे राज्यों से यहाँ पहुंचे, पर निराश हुए। पड़े रह गए। अब लड़की की शादी 28 तारीख की, तो उसमें लेकर अब देखा तो हमें तो दुख होता है। तो 4,500 रुपये कोई ज्यादा भी नहीं हम पे। तो तारीख है, स्कूल छुट्टी भी है, उस हिसाब से यहाँ बच जाएगा। आने के बाद पता चला है सिर्फ IR वाले का भेजेगा, हम लोग का नहीं भेजेगा। आम लोगों के लिए पुराने नोट बदलने की समय सीमा 30 दिसंबर तक ही थी, लेकिन 31 मार्च तक की मियाद नोटबंदी के दौरान देश से बाहर रहे लोगों के लिए थी। लंदन में सेटल हो चुके NRI मान सिंह भी अपना पैसा नहीं बदलवा पा रहे। लेकिन ये लोग नहीं बता रहे। फिर इन लोग ने बोला कि नोटबंदी 31 को 29 को होएगी, मार्च को उधर चेंज हो जाएगा। RBI और सरकार से लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने खुद मार्च तक पैसे बदले जाने की बात कही थी। अब लोगों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पैसे बदलने के मामले में जवाब मांगा है। 31 मार्च बीतने के साथ ही वो समय सीमा खत्म हो गई, जिसमें नोटबंदी के दौरान देश से बाहर रहे भारतीय अपने नोट बदलवा सकते थे। लेकिन उन हजारों लोगों की जद्दोजहद अब भी जारी है, जो कि अपनी छोटी मोटी बचत को बचाना चाहते हैं। अब इन आम लोगों की एक ही उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर है कि शायद उन्हें एक विंडो ऐसी मिल जाए जहां वो अपने पुराने नोट बदलवा सकते हैं। दिल्ली में कैमरा श्यामलाल के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को अदालत से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामला खत्म करने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है। CBI ने यह मामला दायर किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के उस आदेश को खत्म कर दिया जिसके तहत गिरफ्तारी, पूछताछ और आरोप पत्र दायर करने पर रोक लगाई गई थी। आयकर रिटर्न दाखिल करना अब और आसान होगा। आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने के लिए आज सहज नाम का एक पेज का फॉर्म जारी किया है। फॉर्म में करदाता को आधार नंबर, पैन नंबर और व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी। इसके अलावा अगर करदाता ने नोटबंदी के दौरान बैंक में 2 लाख रुपए से ज्यादा रुपए जमा किए हैं तो इसकी जानकारी भी देनी होगी। फरवरी में 8 मुख्य उद्योगों की वृद्धि दर में भारी गिरावट आई है। वृद्धि दर गिरकर 1% पर पहुंच गई। पिछले साल फरवरी में ये 9.4 थी। पिछले एक साल में कोर सेक्टर का सबसे निचला स्तर है। इस साल जनवरी में ये उद्योग 3.4% की दर से बढ़े थे। इस दौरान कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक और सीमेंट उद्योग का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। वहीं कोयला और इस्पात सेक्टर की ग्रोथ रेट सकारात्मक रही। कोर सेक्टर का कुल औद्योगिक उत्पादन में 38% का योगदान है। असम की राजधानी गुवाहाटी में नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव शुरू हो गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसका उद्घाटन किया। 5 दिन चलने वाले इस महोत्सव में पारंपरिक खेल, ब्रह्मपुत्र की आरती, फिल्म शो और सेमिनार होंगे। महोत्सव का मकसद ब्रह्मपुत्र नदी के साथ पर्यटन, संस्कृति और व्यापार को बढ़ावा देना है। उद्घाटन सत्र में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा समेत कई हस्तियों ने शिरकत की। मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद नजीब रजाक कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता करेंगे। इस दौरान आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक रिश्तों को मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा होगी। इसके अलावा कई समझौतों पर भी दस्तखत होने की उम्मीद है। एशिया प्रशांत के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। शुक्रवार को दिल्ली पहुंचने से पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के राज्यपाल विद्यासागर राव और मुख्यमंत्री पलनीस्वामी से चेन्नई में मुलाकात की। पाकिस्तान के कबायली इलाके में आज आतंकी हमले में 24 लोगों की जान चली गई। परचिनार इलाके में इमाम बारगाह के बाहर एक आतंकी ने खुद को उड़ा दिया।
हमले में करीब 100 लोग घायल हुए। इमाम बारगाह व्यस्त बाजार में है और मरने वालों में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। हमलावर एक कार में आया और उसने खुद को बम से उड़ा लिया है। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जाती है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।